Hello dear students, welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 10 which is algebraic expressions. यानी कि आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल इक्वेशन बच्चों जो हमने पढ़ी थी वहां पर हमने देखा था कि हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस थी, राइट? और उन एक्सप्रेशंस को फर्दर हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया था। यानी कि एल्जेब्रिक आपका यहाँ पर आ रहा है ये अल्फाबेट से, कि कुछ अल्फाबेट जैसा सुनने में लग रहा है। यानी कि जब आपके मैथ्स में अल्फाबेट्स आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, दैट इज रिफर एज योर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना क्यों जरूरी है, किस तरीके से हमें बेनिफिट करेगा, ये सारी चीजों के जवाब जानने के लिए आपको रुकना पड़ेगा हमारे साथ एंड तक। तो चलिए बच्चों इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। Algebraic expression are the idea of expressing numbers using letters or alphabets without specifying their actual values. The basics of algebra taught us how to express an unknown value using letters such as x, y, z, etc. These letters are called here as variables. इन letters को हम क्या कहते हैं बच्चों? Variables. यानी कि जब भी मैथ्स में आपके अल्फाबेट्स आएंगे तो ये जनरली आपके बन जाएंगे वेरिएबल्स। An algebraic expression can be a combination of both variables and consonants. Consonants का मतलब क्या होता है? It is your numbers basically 1, 2, 3, 4. कोई भी नंबर हो सकता है। वेरिएबल में आपका कोई भी अल्फाबेट हो सकता है A to Z में से. Okay. Now expression are central concept in algebra. This chapter is devoted to algebraic expressions. When you have studied this chapter, you will know how algebraic expressions are formed, how they can be combined, how we can find their values and how they can be used. यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें यूज कर सकते हैं, कैसे इनकी हेल्प से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? आगे हाउ आर एक्सप्रेशंस फॉर्म। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमें एक्सप्रेशंस बनाने कैसे हैं, ठीक है? ऑब्वियसली हमारे कुछ ना कुछ सिचुएशंस या कुछ ना कुछ कंडीशंस हमें ऐसी दी गई होंगी जिनके बेसिस पर हम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बिल्ड करेंगे। The expression 3x plus 7 is obtained from the variable x, first multiplying x by the constant 3 and then adding the constant 7 to the product. Similarly, 12 by minus 25 is obtained by first multiplying by y by 12 and then subtracting 25 from the product. The above expression were obtained by combining variables with constant. We also obtain expressions by combining variables with themselves or with other variables. यानी कि हमने कह दिया कोई एक ऐसा नंबर जिसे हम 3 टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स उसमें 5 प्लस कर दे, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपने एक नंबर का 3 टाइम्स किया और उसमें 7 प्लस कर दिया, राइट? यानी कि कोई भी नंबर नहीं पता क्या नंबर है तो x ले लिया, कितना टाइम्स? 3 टाइम्स, तो इसलिए 3x कर दिया, कितना ऐड किया? 7 ऐड किया, तो 3x plus 7। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। Now look at how the following expressions are obtained. p square, 2q square, 3p square minus p, ये आपकी पूरी एक इक्वेशन है, माइनस 3p स्क्वायर माइनस 5pq। तो ये आपकी एक्सप्रेशंस बन गई है बच्चों। द एक्सप्रेशन p स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल p बाय इटसेल्फ। आपको स्क्वायर तो दिख ही रहा है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? p मल्टीप्लाई बाय p। Just as 3 multiplied by 3 is written as 3 square, we write p multiplied by p is equal to p square. It is commonly read as p square. So later, when you study the chapter exponents and powers, you will realize that p square may also be read as p raised to the power 2. अब ये कैसे होगा? एक नई चीज आ गई, मतलब कंटिन्यू वाले कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया कि आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला क्या है। वो आपका हो जाएगा एक्सपोनेंट एंड पावर। उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है, बट पहले हम इसे समझ लेते हैं। नाउ the expression 2q square is obtained from q, that is 2q square means 2 multiply by q multiply by q, इस तरीके से। Now terms of an expression, जब हम बात करते हैं terms of an expression की तो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, चलिए इसे ले लेते हैं यहाँ पर कि 4x minus y plus 7. So to form an expression, we use constant and variables and separate them using to operation like addition, subtraction, etc. These part of expression which we separate using operations called terms. यानी कि आपको जब भी बोले कि इसके अंदर आपका क्या है एक्सप्रेशन, टर्म्स, आप यहाँ पे साइन हटा देंगे, बस प्लस है माइनस है साइन हटा दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा y। यहाँ माइनस y लेना है, हम अगर लेना चाहें तो उसे ऐसा में लेना चाहे नहीं, में लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसका साइन है माइनस y। तो आप इस तरीके से एक्सप्रेशंस को बता देंगे। इन द अबव एक्सप्रेशन देयर आर 3 टर्म्स 4x माइनस y एंड 7, ठीक है? ये मत बोलना कि प्लस 7 क्यों लिया, इंटीजर्स पढ़ा चुकी हूँ और प्लस का मतलब यानी कि साइन मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है।
लुक एट द एक्सप्रेशन 4x² माइनस 3xy। तो यहाँ पर अगर मैं ऑपरेशन को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 4x और माइनस 3xy। ठीक है, अलग अलग कर दीजिए उन्हें, ऑपरेशन के साथ ही ले जाइए दूसरे नंबर को। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन, जस्ट एट द टर्म्स 4x and 5 आर एडेड टू फॉर्म द एक्सप्रेशन 4x plus 5, the terms 3x² and minus 2xy are added to give the expression 3x² minus 2xy. This is because 3x² plus minus 2xy, यानी कि आप यहाँ पे देखिए कि एडिशन ही हुआ होगा, एडिशन को फर्दर चेंज किया गया है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये किसकी वजह से माइनस का साइन है, -2xy की वजह से। फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, अब आती है दूसरी चीज कि अभी हमने टर्म्स के बारे में पढ़ लिया। अब फैक्टर्स क्या होते हैं टर्म के, सबसे पहले ये आपका है एक एक्सप्रेशन, यहाँ पर आपने बताया टर्म्स 3x² और यहाँ पर आपने बताया -2xy। अब जब बात आ जाती है यहाँ पे फैक्टर की, तो देखिए 3x² है आपका, ये क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि एक आपका एंड ऑफ द आंसर कैसा है, दूसरा क्या है -2xy, तो -2x y। तो ये बन जाएंगे फैक्टर्स ऑफ टर्म। तो छोटी क्लासेस में पढ़ा था ना कि 35 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 5 होगा 7 होगा, यानी कि 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, यानी कि -2 को x से मल्टीप्लाई करोगे फिर y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -2xy आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाती है बात हमारे कोफिशिएंट की, कि कोफिशिएंट होते क्या है। सो वी हैव लर्न हाउ टू राइट अ टर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, वन ऑफ दीज फैक्टर्स मे बी न्यूमेरिकल एंड द अदर algebraic, they contain variables. The numerical factor is said to be the numerical coefficient or simply the coefficient of the term. जब पूछा जाए कि इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो जनरली बस तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो टर्म आपकी दी गई है उसमें आपके नंबर्स क्या हैं। It is also said to be the coefficient of rest of the term, which is obviously the product of algebraic factors of the term. Thus, in 5pq, 5 is the coefficient of the term. It is also the coefficient of pq. In the term 10abc, 10 is the coefficient of abc in the term 7p square q square minus 7 is the coefficient of p square q square. यानी कि आपसे पूछा गया कि जो 7p square है इसमें coefficient क्या है आपका, तो आपने कहा 7 है आपका coefficient, और 7 coefficient किसका है, ये है आपका p square q square का coefficient है। ओके, when the coefficient of term is +1 it is usually omitted. For example, 1p is written as p, 1p square is written as p square q। यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात कही गई है कि अगर मैं यहाँ पे q p square लिख रही हूँ, सॉरी, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप इन्हें स्मॉलर लेटर्स में रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपका p स्क्वायर q स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं 1 मेंशन करूं स्पेसिफिकली या ना करूं, दोनों की जो वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट आपकी सेम है। ठीक है, ऑल सेम ही है बेसिकली। नाउ यहाँ पर ये देखिए बताया गया है, ये आपका एक्सप्रेशन है, ये जो 10x y -2 ये आपके टर्म्स बन गए। इसमें कांस्टेंट क्या है, जिनकी वैल्यू फिक्स है वो क्या है, वो है आपका 2, तो इसे बोलेंगे कांस्टेंट। बट अब ये बोल दिया जाए कि किस नंबर के साथ वेरिएबल्स हैं, नंबर के साथ जब आएंगे तो वो आपके कोफिशिएंट बन रहे हैं ना, तो यहाँ पर इस नंबर का कोफिशिएंट क्या है, इस नंबर का कोफिशिएंट है 10। ठीक है, और x और y आपके क्या बन गए, वेरिएबल्स बन गए। यानी कि सबसे पहले हमारे पास है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बाद हमने समझा कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट वो जो आपके नंबर्स हैं, वेरिएबल्स वो जो आपके अल्फाबेट्स हैं। क्लियर। फिर हमारे पास एक नई टर्म आई जिसे हम कहते हैं टर्म। टर्म में हमें ये बताया गया कि जो आपके ऑपरेशंस हैं अगर आप उन्हें हटा देंगे बेसिकली, तो जो आपके पास नंबर बच जाएंगे वो बन जाएंगे आपकी टर्म। क्लियर। टर्म के बाद हमारे पास एक और नई टर्म आई जिसका नाम है फैक्टर ऑफ टर्म्स। इसमें हमें ये बताया गया कि हमें एकदम ब्रेक करके बताना है कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमारी ये टर्म आई है। जैसे कि अगर मैं 10x हमारी एक टर्म है और उसमें फैक्टर्स और टर्म कैलकुलेट करने जाऊं, तो 10x में आपने 10 को x से मल्टीप्लाई किया है, तब जाके ये 10 बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब जनरली यही है कि आपको नंबर्स बताने हैं आपकी टर्म में है क्या। तो यहाँ पर ये है आपका 10x, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा, 10 होगा, और ये 10 किसका कोफिशिएंट होगा, ये x का कोफिशिएंट होगा। आई होप सो बच्चों ये रिलेशनशिप जितना है आपको समझ में आया होगा। नाउ identify in the following expression terms which are not constant, give their numerical coefficients। यानी कि आपको क्या करना है, क्या आपको आइडेंटिफाई करना है उस टर्म जो इसमें कांस्टेंट नहीं है, which are terms which are not constant। सो ये आपका p प्लस पी क्यू प्लस 4 है, यहाँ पर आपकी टर्म क्या है पी क्यू, और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या ओनली 1। अभी कैसे पता चला 1, यहाँ पे तो 4 दिखा। अच्छा, पी क्यू के साथ क्या है,
1 ना, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ क्या है 1। फिर आता है 13 माइनस क्यू स्क्वायर, तो टर्म आपकी माइनस क्यू स्क्वायर है और इसकी टर्म क्या हो जाएगी, मतलब कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। इस तरीके से सॉल्व करना है। नाउ एग्जांपल 2, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें x के कोफिशिएंट बताने हैं, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 4, 4x 4। यहाँ पर 8 माइनस एक्स, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -1। आप देखिए माइनस एक्स आया कैसे होगा, जब इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 से, राइट। अब यहाँ पर आपके पास है वाई स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका कोफिशिएंट आ जाएगा वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट का जनरली मतलब क्या है कि उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो क्या रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या है कि जब आपके अल्फाबेट सेम होंगे तो वो बन जाएगी आपकी लाइक टर्म्स, जब आपके अल्फाबेट सेम नहीं होंगे वो बन जाएगी आपकी अनलाइक टर्म। तो यहाँ पर है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, तो यहाँ पर जो आपका एक्स स्क्वायर है और एक्स है, क्या ये आपकी, सबसे पहले टर्म्स देख लिए कितनी है, ये 3 टर्म्स है और ये आपकी लाइक टर्म्स नहीं है। और लाइक टर्म्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स। ये वो वाले बच्चे कह रहे हैं अगर देना है तो दोनों को इक्वल ही दो, यानी कि अगर इसे x है तो ये भी x ही बनेगी, x स्क्वायर है तो ये भी x स्क्वायर बने, तो ये अनलाइक टर्म्स है। बट इस वाले केसेस में देखिए आप, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, राइट, तो ये हमारी दोनों क्या हो जाएंगी लाइक टर्म्स। बट अगर मैं 3a स्क्वायर और 7a के बारे में पूछना चाहूंगी तो वो फिर नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक के पास a है और एक के पास a स्क्वायर है। a स्क्वायर का सिंपली मतलब क्या हो गया, वो डबल हो गया उसका। ओके, नाउ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 डज नॉट कंटेन एनी टर्म with same variable, so these are unlike terms. 2a square plus 3a square plus 7a minus 7 contains two terms with same variables. So 2a square and 3a square, so these are like term. जहां पर आपके जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू एग्जैक्ट सेम है, दैट इज रिवर एज योर लाइक टर्म्स। ओके, और जहां पे सेम नहीं है वाइस वर्सा अनलाइक टर्म्स होंगी वो। नाउ स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म। 10p स्क्वायर q एंड 10p q स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए p 2 टाइम्स है, यहाँ पे p 1 टाइम है, यहाँ पे q 1 टाइम है, यहाँ पे q 2 टाइम्स है, तो ये आपकी लाइक टर्म हो ही नहीं सकती। यहाँ पर y 2 टाइम्स x1, तो ये आपकी लाइक टर्म हो जाएगी, ठीक है। नाउ मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पोलिनोमियल्स। मोनो से आप समझेंगे कि जहां पर आपकी सिर्फ एक टर्म है, 2z स्क्वायर माइनस 4m 3, एक टर्म। बायनोमियल्स, बाय स्टैंड्स फॉर 2, कि जहां पर आपकी दो टर्म्स है। ट्राई, ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, ट्राइंगल, राइट, 3। अब जो आपका आता है पॉली, पॉली का मतलब 3 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन। सो सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मोर देन 3, sometimes it also refer as more than 2, but here we have 3, तो more than 3। so यहाँ पर हम इसे इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ पर आप एग्जांपल देख लीजिए, मोनोनॉमिल्स के हम देख चुके हैं, बायनॉमियल a plus b x minus 5, an expression which contains two unlike terms is called a binomial. So for example a plus b x minus 5 pq। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला हुआ है अनलाइक। अनलाइक क्यों इतना मेंशन कराया गया है, अगर यहाँ पे मैं लाइक कर देती b प्लस बी कर देती तो फर्दर कन्वर्ट हो जाता 2b में, तो कन्वर्ट हो जाता हूँ मोनोमियल में, तो इसलिए अनलाइक टर्म्स का होना जरूरी है। Next, trinomial, an expression which contains three terms is called a trinomial. For example, the expression x plus y plus 5pq plus p plus q। तो इस तरीके से ये बन गया, जहां पे 3 टर्म्स आ गए, बेसिकली योर ट्राइनोमियल्स। In general, an expression with one or more terms is called a polynomial. Thus, a monomial, a binomial and a trinomial are all polynomials। यानी कि इन्होंने क्या कह दिया कि जब आपकी एक्सप्रेशंस आ जाए कितनी 1 और 1 से ज्यादा, तो ये आपके बन जाएंगे पोलोनोमियल्स। एग्जाम्पल नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। सो 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा ट्राई, 1 तो ये बन जाएगा मोनो। तो इस तरीके से आप इन्हें आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज 10.1, जनरेट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग, द सम ऑफ a एंड b। सो यहाँ पे क्या बोला हुआ है a प्लस b, द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ मींस z स्क्वायर, z मल्टीप्लाई बाय z दैट इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर दोगे। आगे, सेपरेट कांस्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल्स टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको करना है कि कांस्टेंट टर्म्स को और वेरिएबल टर्म्स को अलग करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर आपका कांस्टेंट वेरिएबल,
कांस्टेंट आपकी 7 है, सिर्फ उसमें बाकी एक्स वाई, क्योंकि बाकी सब में तो आ रहा है ना वो 3x² by 2। अगर आप चाहें तो इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि 3/2 को यहाँ पे कर देंगे और ये आपका x² जो है वो सिंगल यहाँ पे होगा, तो इस तरीके से आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द टर्म्स एंड फैक्टर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पर हमें टर्म्स भी बताने हैं और फैक्टर्स भी बताने हैं। तो दिस इज योर 2x² + 3yz। तो सबसे पहले बता देते हैं इसमें टर्म्स, 2x² and 3yz। फिर इसमें हमारे फैक्टर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएंगे, 2x x 3y z। तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। नाउ आपको सारे उसमें मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स बतानी है और फिर फैक्टर ऑफ टर्म्स बताने और खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इनटू मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सो दिस इज योर बाय, दिस इज योर बाय, दिस इज योर मोनो। तो इस तरीके से आप इन्हें बता देंगे। नाउ राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा हुआ है, x को हटा दीजिए, क्या बचेगा, तो यहाँ पर होगा 2। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी कि x y z हटा दोगे तो -3/2। तो इस तरीके से आप सॉल्व इसे कर दोगे। आगे चलते हैं, स्टेट वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। यानी कि यहाँ पर एक y है, यहाँ पर एक y है, तो क्या हो जाएगा, लाइक टर्म। m m n² और ये q है, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक। तो इस तरीके से आप इन्हें क्लासिफाई कर दोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन x² y। तो क्या होगा इसमें, आप x को हटा दीजिए, उसके बाद भी एक x बच जाएगा और एक y बच जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्या है ये x मल्टीप्लाई बाय y। तो यहाँ पर आपको एक को हटाना पड़ेगा और x माइनस वाई, x मल्टीप्लाई बाय वाई, सॉरी, आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ एक्स वाई जेड इन 15x²/z। तो यहाँ पर आपका आएगा सिर्फ 15x, क्योंकि एक x कट गया, यहाँ पे बचेगा 1, y गया, z गया, 15 बचा और 15x आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय ट्री डायग्राम। यानी कि आपको ट्री डायग्राम बनाना है यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इसे ट्री डायग्राम कहते हैं बच्चों। आप इसे 12xy है, तो ये 12 होगा आपका एक टर्म, ये 7x² होगा। आप इसे कर दीजिए आगे क्लासिफाई, यहाँ पे 12, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 7, यहाँ x और यहाँ x। तो आप इस तरीके से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी तक हमने समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, लाइक क्या, अनलाइक क्या। बट अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि हमें ये कैलकुलेट करना है कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, कि हम जो यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्सप्रेशंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अननोन वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर p इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपका p + 4 और p की वैल्यू क्या दे दी है, 2 दे दी, यानी कि 4 में आपको क्या प्लस करना है, 4 में आपको प्लस करना है 2, तो आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट आपका आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x इज इक्वल टू -2। तो 5x - 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x यानी कि 5 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से। 5 2 जा 10, -10 और ये -2, तो माइनस माइनस प्लस आपका आंसर आ जाएगा -12। आगे बढ़ते हैं, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। यानी कि a² मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। वेट, यहाँ पर देखिए आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फॉर्मूला दिया हुआ है भी, ये आपकी आइडेंटिटी होती है बच्चों। एक मिनट, यहाँ पे कुछ एज सच नहीं है, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आपको पहला दे दिया है, तो सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। a² मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। 2ab मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर है ना a² है, ये थोड़ी सी करेक्शन है, ठीक है, 3² है ये, तो 3 3 से 9 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 9 है। फिर 2, a क्या है आपका 3, b क्या है आपका 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2², सो 9 + 2 + 6 + 4। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 9 + 12 और +4 दैट इज इक्वल टू 25।
तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लोगे। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज 10.2 फिल इन द टेबल बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द गिवन एक्सप्रेशन। सो ये आपका 3x + 7 है, x की वैल्यू 1 है, तो आपका आंसर क्या आएगा 3 + 7 दैट इज इक्वल टू 10। यहाँ पर x की वैल्यू -2 दी हुई है, यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखो पुट करने का मतलब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर 3x लिखा हुआ है तो जो 3 है ना वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जो भी x की वैल्यू आएगी आप उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 3 - 2 मल्टीप्लाई +7, तो 3 2 ज़ा 6, 6 को -6 + 7 होगा तो आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर x की वैल्यू दी है 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 + 7 आपका आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर x की पावर क्या दी हुई है 10, तो 3 × 10 क्या होगा 30 होगा, 30 में आप 7 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इफ a = 1 b = -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। यानी कि आपके पास इक्वेशन है a² - b², a की वैल्यू दी हुई है 1, b की वैल्यू दी हुई है -2, तो आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 1 ही आएगी, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4। अब 1 में से आप -4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मतलब 1 - 4 क्या होगा -3। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। आपको बस वैल्यूज पुट करनी है और यू विल गेट योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यू फॉर m = 1, n = 2 एंड p = -1। m है आपका 1, तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। मैं पुट करके दिखा देती हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 × n, तो 3 × 2 होगा माइनस p, तो p है आपका -1 +7 यानी कि 7 ही आएगा, 1 है वैल्यू। 7 है -2n यानी कि -2 × 2। अब हम 2 + 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस +1, उसके बाद आपका है +7 -4। अब यहाँ पर आप प्लस वालों को प्लस कर लीजिए, तो यहाँ पे तो -1, एक मिनट, ये माइनस ही होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, एग्जैक्ट वैल्यू डाली हुई है ना। तो -1 -4 -5, यहाँ पर 8 + 7 आपका होता है 15। आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व इसे कर लोगे, आगे आपका आंसर। यही आपको करना है, बाकी के जो ऑप्शंस है, बाकी के जो पार्ट्स हैं, सब में इसी तरीके से पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a इफ द वैल्यू ऑफ 2a² + b² इज इक्वल टू 10 वेयर b इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हमें इक्वेशन दी है 2a² + b² इज इक्वल टू 10, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2a² + b² मीन्स 2² विच इज 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 10। आप 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 6। 6 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपका आंसर आएगा 3, और a² इज इक्वल टू 3 होएगा √3। एक मिनट, बट ऐसा पॉसिबल, √3 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 3, 2 3 ज़ा 6, हाँ √3 आपका आंसर आएगा। क्यों, जब आप √3 को स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 होता है 3, 3 2 ज़ा 6, 6 में 4 प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो ये है आपका a की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3। ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ -3x + 7y² इज इक्वल टू 1 व्हेन y इज इक्वल टू 1। तो आपको सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, पुट करेंगे वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। नाउ व्हेन a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अगर a की वैल्यू 0 दी हुई है तो ये तो 0 ही हो गया, b की वैल्यू -1 दी हुई है तो ये तो -2 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा -2। इसी तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ x इज इक्वल टू 2। सो आपकी x की वैल्यू है 2, 2 + 7 + 4
x की वैल्यू आपकी है 2 माइनस 5। सो 2 माइनस 5 आपका आंसर आएगा -3। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -12। सो 2 प्लस 7 -12, 2 प्लस 7 9, -12 आंसर आ जाएगा -3। तो ये आपका आंसर आ गया -3। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई। आपको इसी तरीके से जो बाकी के पार्ट्स हैं बच्चों ने सॉल्व करना है, कुछ भी इसमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। Simplify these expressions and find their values if x is equal to 3, a is equal to -1 and b is equal to -2. x की वैल्यू 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 -5 माइनस x की वैल्यू 3 है +9, 9 माइनस माइनस प्लस 8 +9, तो 9 आपका हो जाएगा 18, 18 में से 8 माइनस करा तो हो जाएगा 10। आपका आंसर आ जाएगा 10। एक और कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन, यहाँ पर ज्यादा वैल्यूज दी हूँ, x ही दिया हुआ है। अगर मैं ये भी करती हूँ तो ये भी आपका 3 मल्टीप्लाई बाय a -3 +5 -3 और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 8, यहाँ पर -8 ही आएगा +1। तो आप इन्हें माइनस माइनस प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा -11 और ये हो जाएगा +6। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -5। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पुट करना अच्छी तरीके से आना चाहिए और फिर आपका सारी कैलकुलेशन साइन इंटीजर्स क्लियर होंगे तो बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ z इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्यूब -3z -10। z का क्यूब होगा 1000, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 -3, यहाँ पर आएगा 10 -10 +10 -10 कट गया, 1000 में से 3 गए 9, 9 और 1 मिनट 997 आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों ये सेकंड पार्ट भी आपको इसी तरीके से करना और इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।